तो चलिए आज हम लोगों का साइंस का तीसरा चैप्टर है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर के साथ साथ एक आप लोगों के कहने पे सातवां चैप्टर जो कि मोशन है कंप्लीट करा दिया है। और आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए तीसरा चैप्टर जो कि एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 9th में पढ़ लेंगे तो इंटर में जाएंगे तो इंटर का जब 11th का सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको सारा ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। और आज हम उसका बेसिक कंसेप्ट बताएंगे ताकि एग्ज़ाम में जब आप लोग बैठिएगा कोई भी एग्ज़ाम हो तो आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आए। उसके साथ ही साथ हमको ज़्यादा समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है और पूरा एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे, साथ ही साथ छोटे छोटे शब्दों में। तो सबसे पहले एक दो बार ट्राई कर लीजिए अगर नए स्टूडेंट हो तो। अगर मैं बात करूं तो अणु और परमाणु जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सभी को मैंने तो ऑलरेडी बता दिया। इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव का शेड्यूल तो चलता है हफ्ता में 2 बार, तो उसमें हम लोग कंप्लीट कर ही लेंगे। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, ये सब चीज जानना जरूरी है। तो यहाँ पे परमाणु और अणु के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आसान शब्दों में समझाऊंगा भी और लिखा हूं भी। लिखा क्या है उस पर ध्यान मत दीजिए, आपको जो मैं बोलूंगा बस उस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अणु क्या होता है। तो कहा जा रहा है किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है। कण का मतलब होता है एक पार्ट, एक हिस्सा, उसका एकदम छोटा सा हिस्सा। जैसे मान लीजिए अब एक चीज और समझाऊंगा तत्व क्या होता है। तो पहले ये चीज देखो, ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे ये समझ लो ये पेंसिल है और इसका एकदम छोटा सा पार्ट जो कि हम अपने आंख से नहीं देख सकते, इसको काटेंगे माइक्रोस्कोप से तो वो क्या हो जाएगा, इसका परमाणु हो जाएगा। अगर ये तत्व होगा तो समझाने के लिए समझा रहा हूं। तो एक बात हमेशा याद रखना, तत्व का जो छोटा कण होता है, तत्व का जो छोटा कण होता है उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। इतना आपको कंफर्म पता कर लेना है। और जब आप इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम अगर आप किताब में देखिएगा तो इसका आंसर बड़ा होगा और आप याद नहीं कर सकते हो। लेकिन एक देख लो, एक लाइन में हमने इस क्वेश्चन के आंसर को एकदम शॉर्ट तरीका से बना करके लिखा है, इसीलिए क्योंकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज समझ गए ना, तत्वों के छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। और ये अगर मैं बात करूं तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है किसी भी दो पदार्थों का मिलना। जैसे ये चीज देख रहे हो तो इसमें बहुत सारा तत्व मिला है, बहुत सारा पदार्थ मिला है। तो अणु का खासियत यह है कि वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और अगर मैं बात करूं तो वो सबसे छोटा कण होता है। परमाणु की मैं बात कर रहा हूं, बात समझ गए ना। अगर कहीं से भी किसी भी कोना में आपसे पूछ दे परमाणु क्या होता है तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा तत्व के छोटे कण को परमाणु कहते हैं। और ये वाला जो चीज है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है नहीं लेता है, ये एक्स्ट्रा है। इससे छोट आप नहीं बता सकते हैं और आपको कहीं भी मिलेगा भी नहीं, चाहे आप पॉकेट डिक्शनरी की बात क्यों न कर ले। तो ये सब चीज मैंने मिला करके आपको क्या बताया, एक बस छोटा सा पार्ट तत्वों के, है ना, तत्वों के छोटे कण को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। एकदम छोटा सा पार्ट को। अब हमारी बात को इतना देर ध्यान से सुने होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार परमाणु क्या होता है, समझ गए। इसके बाद यहाँ एक चीज और आता है अणु, क्योंकि चैप्टर है परमाणु और अणु, तो अणु के बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसके बारे में समझते हैं।
तो अणु जो होता है दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने आपको अभी बताया परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अभी ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन मतलब कि H, आपको ऑलरेडी हम पहले वाले क्लास में बता चुके हैं, हाइड्रोजन माने H और ऑक्सीजन माने O। तो मान लीजिए आप लोग H2 ये O से अभिक्रिया करके H2O मतलब ये जल बनाया, ये एक तत्व है और यहाँ पर ये भी एक तत्व है। इसको बड़ा मत समझना, एकदम छोटा सा फॉर्म में समझा रहा हूँ। अगर ये बात समझ में आ गया तभी भी ठीक है और नहीं आया तभी भी ठीक है। टेंशन लेकिन नहीं लेना है, फ्री माइंड से माइंड को एकदम शांत करके एकदम याद करना है और नहीं आए उसको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये आपका दोनों के मतलब कि तीर के पहले वाला आपका क्या है, अणु है, मैंने परमाणु है, और ये क्या हो जाएगा, अणु। अब देखना ध्यान से, पहले हम कैसे कह रहे हैं, ये आपका तत्व है, ये भी आपका तत्व है, अभी समझना, और ये आपका जो है ये उत्पाद है, मिश्रण है, यौगिक कह सकते हो, यौगिक है, ठीक है, क्या है, यौगिक है। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके छोटे छोटे कण को क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे, है ना, परमाणु बोलेंगे। इसके छोटे छोटे कण के मतलब तत्व का जो एकदम छोटा सा कण होगा वो परमाणु कहलाएगा, और वही यौगिक के जो छोटा कण होगा उसे हम लोग बोलेंगे अणु। बात समझ में आई। जिस तरीका से हम याद करेंगे परमाणु, उसी तरीका से हम याद करेंगे अणु। मतलब परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण को परमाणु कहते हैं और सेम टू सेम यौगिक के छोटे कण को अणु कहते हैं। और ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बोलो यस या फिर नो, तब हम भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे और आपको आगे बताएंगे। एक चीज इस पे आपको फोकस नहीं करना है कि यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह। तो दो या दो से अधिक परमाणु का समूह कहाँ पे होगा, जहां पे रिएक्शन होगा, रिएक्शन होके एक चीज बनेगा, यौगिक बनेगा, यौगिक का छोटा कण। तो कह सकते हो ये अगर मन हो कि ना हम वो वाला चीज को नहीं याद करेंगे, ये वाला चीज को याद करेंगे, तो दोनों याद कर सकते हो या फिर कोई एक याद कर लो। और अगर आपको बहुत अच्छा पसंद आए कि यौगिक के छोटे कण को अणु, तत्व के छोटे कण को परमाणु, तो और बेटर है। और कभी भी अगर एग्जाम में आए, चाहे कहीं भी आपसे कोई पूछे कि चलो बताओ परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कि नहीं लेता है, तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बात समझ गए। और अगर मैं बात करूं तो ये स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है, स्वतंत्र रूप के अस्तित्व में रहता है, ये नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर वो अगर समझ में आ गया होगा ना अणु परमाणु, तो ये भी समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर नो आया तो शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए, परमाणु माने तत्व का छोटा कण, अणु माने यौगिक का छोटा कण, हो गया काम खल्लास। पिटाने से बचना है तो ये काम तो करना पड़ेगा। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक होता है मोल, है ना, मोल क्या होता है अभी आपको जब बताएंगे तो बताने से पहले आपको एक शब्द समझ रहे हो, मोल एक शब्द, लेकिन मोल आखिरकार क्या है शब्द के साथ साथ वो समझ जाओगे। पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने कण के बारे में बताया। कण का मतलब क्या होता है, कण का मतलब होता है एकदम छुटका छुटका, एकदम छुटका छुटका पार्ट, हिस्सा। इसको एकदम छोटे 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 पार्ट में हम काट देंगे तो वो सब क्या कहलाएगा, कण होगा। बात समझ रहे हो ना। अगर इसको एकदम छोटा छोटा पार्ट में काट देंगे तो वो क्या होगा, कण होगा। एक बार मेरे साथ बोलो, जब हम किसी भी चीज को एकदम छोटे छोटे भाग में काट देते हैं तो वो क्या कहलाता है, कण कहलाता है। फिर से बोलो, जब हम छोटे छोटे मतलब किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे भागों में काट देते हैं तो वो क्या होता है, कण होता है। समझिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करूं कि क्या हम इतना इतना काट देंगे तो वो कण हो जाएगा, नहीं, एकदम छोटा छोटा जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा उसे देखने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, कण एकदम छोटा छोटा होता है
है ना। तो जिसमें इतना कण यानी कि 6.02 गुना 10 का पावर 23 कण होगा तो उसको हम एक मोल बोलेंगे। एक मोल में कई गो कण, जैसे कि हम आपको बताते हैं मैच क्रिकेट होता है तो उसमें एक टीम में कई गो प्लेयर होता है, 11 गो। अगर उसमें 10 गो है तो वो नहीं होगा, अगर उसमें 8 गो है तो नहीं होगा। आप कहिएगा कि सर अगर मैं बात करूं तो ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि 5 आदमी 6 आदमी 7 आदमी खेल लेते हैं, लेकिन हमको नियम के हिसाब से चलना है। तो अगर हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कहने का मतलब यह, जिस तरीका से एक टीम में 11 प्लेयर होता है उसी तरीका से एक मोल में कितने होता है, कई गो कण होता है, तो 6.022 गुना 10 का पावर 23। अब ये अंक याद कैसे होगा, ये बहुत जरूरी बात है कि याद करना इम्पॉसिबल हो जाएगा अंक को। तो बस मेरे जैसा 2 बार बोलो याद हो जाएगा, 6.022 गुना 10 का पावर 23। देखो मैं देख करके बोल रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे समझ लिया है कि जहां पर 6.022 गुना 10 का पावर 23 वो कण होगा वो एक मोल होगा। अगर ये भी चीज कोई पूछ दे कि चलो एक मोल पुराने के लिए हमको कितना कण चाहिए, तो 6.022 गुना 10 का पावर 23 कण चाहिए। उसके बाद जिस तरीका से मैं पूछूंगा, चलो एक टीम बनाने के लिए क्रिकेट में कई गो प्लेयर होना चाहिए, एक गो टीम बनाने के लिए तो 11 गो, उसी प्रकार से 2 टीम बनाने के लिए 22 गो। तो अगर पूछेगा चलिए 2 मोल में कई गो हो जाएगा, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। 3 मोल पूछेगा 3 से गुना कर देंगे। सिंपली बस ये याद रखना है कि एक मोल में कई गो कण होता है, 6.022 गुना 10 का पावर 23। बोलो तो एक बार, 6.022 गुना 10 का पावर 23, 6.022 गुना 10 का पावर 23। आप लोगों में से बहुत लोग अपने टैलेंट को दिखाएगा, डायरेक्ट याद कर लेगा 6.022, 6.022। तो सबसे पहले दशमलव के बाद 22 23 24 नहीं, सिर्फ बोला जाता है 2 2 या फिर 4 5, इस तरीके से बोला जाता है। हाँ, आप याद रखने के लिए बोल सकते हो। ये समझ गए ना एक मोल क्या होता है, एक मोल में क्या होता है, समझ गए कि 6.022 गुना 10 का पावर 23 को कण होता है। उसके बाद समझिएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। एक और चीज सुन लीजिए, आपको इतना शॉर्ट में बता रहा हूं तो ये मत सोचिएगा कि इतना ही शॉर्ट हमको बुक में मिल जाएगा, किताब में मिल जाएगा। इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके अगर है तो आप लोग दिखा दीजिए हमको, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ हो सकता है, इतना आसान हो ही नहीं सकता है। देखिएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, हो गया। अब इसे हम अपना से बड़ा करके बोल देंगे, चाहे किताब में लिखा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसकी मात्रा अचर होती है, हो गया। लेकिन मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में क्या समझाया कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होती है, उत्पन्न का मतलब बनना, और ना ही द्रव्यमान नष्ट होती है। अब ये वाला चीज समझ में नहीं आ रहा, द्रव्यमान का मतलब वजन। ये आप देख रहे हो ना, ये पेंसिल, तो इसका वजन जब हम काट देंगे तो घटने वाला नहीं है। अगर ये 1 kg का होगा तो 1 kg का ही रहेगा कटने के बाद, अगर ये 2 kg का होगा तो 2 kg का ही होगा। बात समझ रहे हो ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है अगर हम एक अगर मैं बात करूं 1 लीटर पानी को 1 लीटर दूध को एक लंग मिक्स करूंगा तो उधर भी 2 लीटर अगर होगा तो इधर भी 2 लीटर होगा। उसको मिक्स करके एक लंग रखेंगे तो ना तो कम होगा ना ही ज्यादा होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ना तो कम ना तो ज्यादा। हाँ, अगर आपको याद नहीं हो रहा है इतना छोटा सा वर्ड भी, तो आप ये बोल सकते हो कि द्रव्यमान को मैंने द्रव्यमान न तो बढ़ सकता है न ही घट सकता है ना। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान न तो बढ़ सकता है न तो घट सकता है। बात समझ गए। हाँ, अगर प्रोफेशनल तरीका से चाहते हो कहीं भी किसी को दबा देना कि तुमसे हम अच्छे हैं, तुमसे चालाक है, तुमसे ज्यादा क्वेश्चन याद किए हैं, तो इतना समझ में आ जाना चाहिए, ये बताना चाहिए कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है ना ही उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है।
द्रव्यमान न ही उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। 2 गो शब्द है, 2 गो शब्द बोलने में कितना समय लगेगा? 2 से 4 मिनट। लेकिन आप लोगों का फोकस क्वेश्चन उतारने पे नहीं रखिएगा। सबसे पहले भी पढ़ लीजिए, जब याद हो जाएगा खुद से लिखिएगा क्वेश्चन को। नहीं आएगा खुद से लिखने, फिर हम जाएंगे वीडियो में, फिर से देखेंगे और फिर समझ के लिखेंगे। तब 10th में जाइएगा ना, तो डर क्या चीज होता है वो किताब को पता चल जाएगा, आपको नहीं। आइए आगे समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान को नष्ट नहीं कर सकते हैं और न ही द्रव्यमान उत्पन्न होता है। आगे समझिएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है? अभी अभी फाइनली अगर मैं बात करूं तो अभी आप लोगों का एग्जाम चल रहा है ना, तो जिसमें इंटर वालों का भी एग्जाम है, इंटर वालों का। तो 11th वाले 11th में जो है 11th में, तो 12th में जाएंगे, तो वो लोग एग्जाम जब दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन आया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखो सेम क्वेश्चन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आप हो किस में? क्लास 9th में। पर किसका रहे हो? 11th का। ऐसा बात नहीं है, 9th का ही है, बट वो 11th में कन्वर्ट होता है। बात समझिएगा। तो अभी आप समझ जाइएगा, छोटे छोटे अक्षरों में, छोटे छोटे शब्द में, आसान तरीका से वहां जाइएगा, एडवांस लेवल पे जाइएगा। कोई अगर कह देगा कि याद होगा कि नहीं होगा, आपसे ऐसा शब्द निकलवे नहीं करेगा जिससे आप कहिएगा नहीं होगा, 100% हो जाएगा। आपको समझना भी वहां नहीं पड़ेगा, यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो पहले समझ लीजिए, यहाँ पे हमारा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है देख लीजिएगा, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहा हूँ ना, पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहा हूँ। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत मतलब डाल्टन साहब परमाणु के बारे में बोलते हैं कि पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों में होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं, है ना। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है। कौन बोल रहे हैं? जैसे कि हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, तत्वों के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। उसी चीज को ये उल्टा करके बोले हैं। क्या बोले हैं कि पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कण से बना होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं। और ये बहुत जरूरी है जानना डाल्टन जी क्या कहे थे परमाणु को देख करके। मान लीजिए ये कलम है, ये पेंसिल है ना, तो हम इसको देख के क्या बोलेंगे? यह छोटे छोटे कणों से बना है, तो ये मेरा सिद्धांत हो गया। तो उसी तरीका से डाल्टन साहब आए थे, तो वो परमाणु को मतलब किसी भी पदार्थ को, ये ऑब्जेक्ट हो गया, पदार्थ हो गया, इसको देखे तो देखने के बाद वो थोड़ा सोचने लगे, है ना। सोचने के बाद वो कहे कि ये छोटे छोटे कण से बना है जिसे हम पदार्थ बोलते हैं। देखो पदार्थ छोटे छोटे कण से बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं ना, कथी कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अगर आपसे पूछे चलिए बता दीजिए डाल्टन साहब क्या बोले थे, तो डाल्टन साहब बोले थे कि पदार्थ छोटे छोटे कण से बना होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं। और आपको हमने परमाणु में क्या समझाया कि तत्व के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। तो बात सेम है, लेकिन वहां पे हम लोग तत्व पढ़े हैं और डाल्टन साहब सबसे पहले आके बोले पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ, एक बात ध्यान दीजिएगा, पदार्थ तत्व भी हो सकता है, पदार्थ यौगिक भी हो सकता है। पदार्थ का मतलब पदार्थ होता है। तो यही इनका एक्सपेरिमेंट भी फेल हुआ था, बट सबसे पहले आकर के दिए थे, तो इसीलिए इन चर्चित है, नहीं तो इनको कोई नहीं पूछता। बात समझ रहे हो ना। तो डाल्टन साहब क्या कहे कि पदार्थ छोटे छोटे कण से बना होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं। अभी हम आज याद क्या करते हैं? तत्व छोटे छोटे कण से बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं, मतलब तत्व के छोटे कण को परमाणु कहते हैं। लेकिन ये बोले थे कि पदार्थ के छोटे कण को परमाणु कहते हैं। तो पदार्थ और तत्व क्या होता है, डिफरेंस पता होगा। पदार्थ का मतलब जो जगह को छेक लिया, और तत्व का मतलब होता है जो शुद्ध होता है। जैसे सोना तो सोना, चांदी तो चांदी, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन था हाइड्रोजन, इस तरीके से। लेकिन ये डायरेक्ट पदार्थ बोल दिए थे। पदार्थ का मतलब ये भी आ गया, इसका छोटा कण परमाणु कहलाएगा। आज के जमाना में इसको हम बोलेंगे, इसका छोटा कण को परमाणु नहीं बोलेंगे, इसका छोटा कण को हम अणु बोलेंगे। परमाणु तो बोलने का कोई सवाल नहीं होता है, क्योंकि बहुत चीज से मिलल है। तो पॉइंट बस हम लोग को समझाना है, आपको समझना। डाल्टन साहब बोले थे कि पदार्थ जो होता है, मतलब पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहा थे दूसरा पॉइंट कि परमाणु अविभाज्य होता है। डाल्टन साहब बोले थे
कि परमाणु अविभाज्य होता है, मतलब परमाणु को हम काट फाट नहीं कर सकते हैं, परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, आज हम लोग क्या जानते हैं कि परमाणु जो होता है 3 गो मूल कण से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अगर बात करें तो न्यूट्रॉन। ये सब चीज आपको हम बताए हैं। ये चीज भी आप लोग को बताए होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षा में घूमता है और प्रोटॉन जो होता है वो एकदम केंद्र में नाभिक में होता है। तो ये डाल्टन साहब गलत बोल दिए थे। ये क्या बोले थे कि परमाणु को हम विभाजित कर ही नहीं सकते हैं, जो कि गलत बात है। आज अगर आपसे मैं पूछूं कि चलो बताओ परमाणु विभाज्य कि अविभाज्य, तो वो विभाजित है। ये बोले थे परमाणु अविभाजित होता है। तो ये 2 पॉइंट समझ गए। और ये एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। और ये और चीज बोले थे जो कि बहुत बिल्कुल परफेक्ट बात बोले थे। ये बोले थे कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, है ना। एक तत्व के जो सभी परमाणु होते हैं वो एक जैसा होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसा होते हैं। एक तत्व का मतलब यहाँ पर ये पॉइंट बनता है हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे ना सब एक लेवल का होंगे, एक जैसा होंगे। ये सब पॉइंट हम क्यों बोला हूँ, आपको समझ में आने के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको समझाना। आगे समझिएगा। अगला पॉइंट, इसमें अगर 2 पॉइंट याद कर लेते हो तो वो परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की पॉइंट हम समझते हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। देखिएगा बस ध्यान से, यहाँ है अणु के प्रकार। अब देखिए ज्यादातर तो मामलों में आप लोग को अणु के प्रकार के बारे में नहीं बताया जाता है, बट हम एडवांस लेवल तक चलेंगे, अणु के प्रकार के भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अणु 2 प्रकार का होता है, एक समजातीय अणु, एक विषमजातीय अणु। समजातीय अणु का मतलब क्या होता है भाई साहब, समजातीय अणु का मतलब जिसमें एक जैसा परमाणु होके, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है, ये अणु है। अब आप बोलिएगा सर ये अणु क्यों है, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन केवल है। एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन है। मतलब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब इसमें 2 टाइप का हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन O2 है। समझ रहे हो ना पॉइंट को। और एक चीज मैंने आपको ये भी बताया कि परमाणु के समूह को अणु कहते हैं। तो इसमें परमाणु का समूह आ रहा है, हाइड्रोजन का 2 गो यहाँ पे अणु है ना। तो ये सब चीज हमेशा याद रखिएगा। समजातीय मतलब कि एक जैसा होके, विषमजातीय मतलब एक जैसा नहीं होके। तो पॉइंट बस है समझ जाना है। अगर पूछेगा कि चलिए बताइए विषमजातीय अणु किसे कहते हैं, हाँ अगर ज्यादातर मामलों में तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट किसी ने पूछ लिया विषमजातीय अणु क्या है, तो हम कहेंगे विषमजातीय अणु जिसमें परमाणु अलग अलग तत्व के होते हैं, यानी अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं, जिसमें अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसमें ये भी एक अणु है, ये भी एक अणु है। इसमें हाइड्रोजन का परमाणु है, ऑक्सीजन का भी परमाणु है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी परमाणु है, इसमें ऑक्सीजन का भी परमाणु है। तो देख रहे हो ना, इक्वल है नहीं है, बट इसमें देखो ध्यान से, ये दोनों पॉइंट है सिर्फ एक ही है। वो H2 है तो HH मतलब H2, O2 है O2 है। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल समझना बहुत जरूरी है। और कहने का मेरा मतलब साफ साफ है, समजातीय अणु जिसमें एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, वैसा अणु जिसमें एक ही मतलब के तत्व के परमाणु होते हैं। और विषमजातीय मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु होते हैं। बात समझ में आई। समजातीय जिसमें एक ही तत्व के परमाणु रहेगा चाहे जितना मन, और विषमजातीय मतलब जिसमें एक तत्व के परमाणु नहीं रहता है। तो ये तो ऑलरेडी आप किसी को बताइएगा, तो उस समय ये काम कर लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जब क्लास 10th में एंट्री आप सभी का होगा, तो उसमें पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो उस वाले चैप्टर में ये चीज बताया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, है ना। सभी चीजों को बारीकी से समझा जाता है, बट आपको यहाँ पे ध्यान से समझाना हो एकदम सिंपल लैंग्वेज में। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलना। जैसे ये चीज आप देख रहे हो ना, इसमें दो पदार्थ है, ये वाला देखो, एक O है, H है, C है, बस समझ रहे हो ना। तो इसमें कहने का मतलब ये है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है
मतलब कि अभिक्रिया का मतलब दो पदार्थों का मिलना या फिर दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों रखते हैं? बैलेंस बनाने के लिए। यहाँ देखिएगा कहा जा रहा है क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है और अभिक्रिया को सही दर्शाता है। अब देखिए, आप एक पॉइंट में कह सकते हो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, हो गया, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। लेकिन ये एक चीज और, ये भी तो समझना जरूरी है आखिरकार रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मैं बार बार आप सभी को एक चीज रिपीट करते रहता हूँ ना, ये H2 है, ये O है, ये H2O है, मैं बार बार ये इस टाइप का समीकरण बताता हूँ। तो इसमें देखो ये अभिक्रिया हो रहा है, मतलब मिल रहा है, नया चीज बना रहा है। तो तीर के जो पहले वाला होता है ना, तीर के पहले वाला वो सब अभिकारक होता है, दिमाग पे लोड नहीं लेना है, मतलब कि एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण के नियम में, द्रव्यमान को नहीं नष्ट किया जाता है, नहीं उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पे जो चीज है समीकरण, इसको संतुलित करने का मतलब ये है, अगर इधर आधा किलो तो इधर आधा किलो, इधर 2 किलो तो इधर 2 किलो, बैलेंस बनने के लिए। कभी कभी यहाँ पे 4 आ जाता है। अब देखो 4 दूना ने 8 गो हाइड्रोजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। ये सब चीज अगर समझ में आ रहा है तो समझो, नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ ये याद कर लेना द्रव्यमान संरक्षण का नियम का ही पालन करता है। लेकिन समझने के लिए अगर मैं बताऊं तो इधर 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन, 8 गो हो गया। हम अभी क्या बोले, दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तो 8 को करने के लिए यहाँ भी 4 कर देंगे, 4 दूना 8। लेकिन एक पॉइंट और, ये आप लोग सोचिएगा कि वो 4 में नहीं है का, तो है वो 4 में, तो 4 गो ऑक्सीजन है तो यहाँ 4 करना पड़ेगा, तो इसी को बोला जाता है संतुलित। बात समझ गए ना, दोनों तरफ समान होना चाहिए, बात समझ गए। आगे का पॉइंट समझिएगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बिना मतलब का समय को गंवाने से अच्छा है हमको एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ ले। तो यहाँ पे अगला पॉइंट समझिएगा, है ना, अगला पॉइंट जो है बिल्कुल परफेक्ट है, संयोजकता क्या होता है। और ये 9th में पढ़िएगा, 10th में पढ़िएगा, 11th में पढ़िएगा, 12th में पढ़िएगा संयोजकता, तो क्यों ना हम आज पढ़ ले। किसी तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं, है ना, किसी भी। अब देखिएगा, कोई भी तत्व जिस तरीका से जिस लेवल पर रिएक्शन करता है, रिएक्शन का मतलब कोई देखते होइएगा आप, कोई रिएक्शन एकदम जल्दी हो जाता है, जिससे कार्बाइड में हम लोग पानी रखते हैं तो एकदम बमाक से ना एकदम जल्दी रिएक्शन हो जाता है, धुआं निकलने लगता है। वही चीज जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो नमक जल्दी से घुल जाता है, लेकिन वही चीनी को बार बार हिलाना पड़ता है तो वो धीरे धीरे होता है। या फिर किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को, जैसे कि खर को जलाते हैं तो वो जल्दी से जल जाता है, लेकिन वही चीज हम किसी भी लकड़ी को जलाते हैं थोड़ा देर से जलता है, वो रिएक्शन, कहने का मतलब वही है। तो किसी भी तत्व के कितना जल्दी वो रिएक्शन करेगा, क्षमता होता है। जैसे कार्बाइड के पास एकदम क्षमता है कि वो जल्दी से रिएक्शन करेगा, पेट्रोल के पास क्षमता है कि जल्दी से माचिस मारिएगा रिएक्शन करेगा। तो क्षमता जितना होगा उसी, वही चीज को संयोजकता बोला जाता है। अभी तक आपके लिए संयोजकता एक वर्ड था, एक शब्द था, लेकिन अभी एक क्वेश्चन बन गया, बात समझे। यानी कि तत्व के संयोजन की क्षमता, तत्व के संयोजन क्षमता को, तत्व के संयोजन क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। नहीं याद रहेगा तो कह दीजिएगा, किसी कोई भी माने कि कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व किसी से कितना जल्दी रिएक्शन करेगा, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर इसमें 5 मिनट भी लगेगा तो मैं रुक जाऊंगा, इंतजार करूंगा, लेकिन इससे बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। फिर से मैं बोलूंगा संयोजकता क्या होता है, तो किसी भी तत्व की अभिक्रिया करने की क्षमता, जिस तरीका से जिस लेवल से आपको याद हो जाए, बस एक चीज समझना है। ये वाला चीज मान लीजिए मेरा ये कोई पदार्थ है, ये भी कोई पदार्थ है, अब ये दोनों को जब आपस में रखेंगे तो कितना जल्दी रिएक्शन करेगा, क्षमता कितना है, वही चीज को बोला जाता है संयोजकता। और संयोजकता के हिसाब से डिसाइड होता है कौन चीज कितना जल्दी रिएक्शन करेगा। जैसे सोडियम को जब पानी में रखिएगा ना, तो पानी में रखते ही एकदम, मतलब कि एकदम बहुत बड़ा धमाका होता है सोडियम,
पोटेशियम, ये सब क्रियाशील धातु हो गया, इसको किरासिन तेल में डुबा के रखा जाता है। बट यहाँ पे संयोजकता क्या होता है ये तो समझ गए ना, किसी भी तत्व की संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। आगे आयन क्या होता है? आवेशित कण को आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार का होता है, एक धनायन एक ऋण आयन। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा, ये आवेशित कण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, हाँ ये तो आप आसान से समझ सकते हो, हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो इसके ऊपर अगर प्लस लिखल है या फिर इसके ऊपर प्लस चाहे माइनस, जो चीज लिखल है प्लस माइनस आपको देखना है। देखिए धनायन का मतलब प्लस, ऋणायन का मतलब माइनस। तो जब कभी भी तत्वों के माथे के ऊपर प्लस माइनस दिखा, मतलब वो आयन है। मतलब क्या है? वो आयन है। और वो कब होता है? जब कोई भी तत्व में से इलेक्ट्रॉन को हटा लिया जाता है, चाहे प्रोटॉन को हटा लिया जाता है, तब वो आयन बन जाता है। बात समझ में आ रही है ना? आयन का मतलब आवेशित कण को आयन कहते हैं। कण को आवेशित कैसे करेंगे? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर आखिरकार इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, कुछ समझ में नहीं है, तो माइनस प्लस बस इतना याद रख लो। I11 में जब जाओगे तो वहां पे एकदम बेसिकली अच्छे ढंग से पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे ज्यादा फोकसित करना, दिमाग को ज्यादा टॉर्चर करना भी सही नहीं है। टॉर्चर मतलब आप पढ़ रहे हो, दिमाग को टॉर्चर कर रहे हो, उसे जगा रहे हो कि तुम जगो जगो पढ़ो, तो उतना भी ना जगाओ, नहीं तो उसमें कब बैठल सुतल शैतान जग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, आयन का मतलब यहाँ पर ये होता है जिस शब्द के माथे के ऊपर प्लस माइनस लिखा होके, मतलब आवेशित कण को आयन बोलते हैं। कोई भी कण आवेशित है तो वो आयन है। बात समझ में आई? कोई भी कण आवेशित है तो वो आयन है। इसके बाद चलिए समझ लीजिएगा, एक पॉइंट है, इसके बाद और क्वेश्चन है। चलिए दो क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का उदाहरण क्या हो सकता है ना? तो अभी हमने आपको क्या बताया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें द्रव्यमान को ना नष्ट किया जाता है ना उत्पन्न किया जाता है। हमने आपको ऑलरेडी पहले ही ये रिएक्शन आपको बता दिया था। देखो, दो दूना का चार गो हाइड्रोजन तो दो दूना का चार गो हाइड्रोजन, दो एकम का दो गो ऑक्सीजन तो दो गो ऑक्सीजन। बात समझ गए होंगे। अब जब बार बार एक ही रिएक्शन को मैं बताऊंगा तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे आगे की प्रोसेस ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहा यह जा रहा है ना, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को विस्तार से लिखिए। तो डाल्टन क्या कहे थे कि पदार्थ छोटे छोटे कण से बना होता है, जिसको परमाणु बोलते हैं। देखो, पदार्थ परमाणु से बना होता है, परमाणु ना तो बनते हैं ना ही नष्ट होते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। मतलब वो कहे थे एक तत्व के परमाणु समान होते हैं लेकिन अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पूर्ण व्यवस्थित होता है। इस चारों पॉइंट में से तीन गो पॉइंट आप याद कर लो, एक चौथा पॉइंट छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, आई डोंट केयर। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, पदार्थ परमाणु से बना है, ऑलरेडी पहले हमने आपको बता दिया है। इसमें हमको चर्चा करने की आदत नहीं बननी चाहिए, चर्चा करेंगे भी नहीं। उसके बाद परमाणु ना तो बनते हैं ना ही नष्ट होते हैं। एक पॉइंट है, डाल्टन साहब बोले थे कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, याद है ना? भूल गए? याद कीजिए, अभी मैंने आपको बताया परमाणु विभाजित नहीं होता है डाल्टन में। हाँ, तो परमाणु, अब फिर परमाणु ना तो बनते हैं ना ही नष्ट होते हैं। उसके बाद अलग अलग परमाणु के, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। डाल्टन के तीन गो नियम समझ के याद कर लो। पहला, पदार्थ परमाणु से बनता है। दूसरा, यहाँ पे परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम वाला। उसके बाद चौथा आप देख सकते हो ऑलरेडी, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। विभिन्न का मतलब अलग अलग होता है। ऑलरेडी कहीं भी आपको विभिन्न नजर आए तो बोल दीजिए अलग अलग, है ना? चलिए